दोस्तों, एक लड़के की नई नई शादी होती है, जबकि उसका व्यापार, उसका बिजनेस, उसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। वो ठीक ठाक पैसे कमा रहा था, लेकिन फिर भी वो हमेशा उदास रहता था। ये बात उसके चाचा ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, उसके बाद भी तुम इतने उदास, इतने मुरझाए हुए क्यों रहते हो? अच्छा नहीं लगता। चाचा ने जब बार बार पूछा तो भतीजे ने चाचा से कहा, मुझे एक समस्या है। दरअसल शादी मेरी जरूर हो गई, लेकिन उसके अंदर नपुंसकता के लक्षण कुछ ज्यादा है, और इसी बात को लेकर के हमेशा वो उदास रहता है, परेशान रहता है। वो अपनी समस्या किसी से बता भी नहीं सकता था। इसीलिए मुंह वाले चाचा ने उसे कहा कि तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक गोली दूंगा, यानी शक्तिवर्धक एक गोली दूंगा। उसको खाने के बाद फिर जिंदगी में कभी इस तरह की शिकायत तुम नहीं कर सकते हो। जैसे लड़की इस तरह की बात सुना, वो खुश होता है, वो अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी को जाकर के बताता है जो चाचा उन्होंने एक गोली दी है, उन्होंने कहा है कि इसको खाने के बाद तुम्हारी जो समस्या है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। जैसे वो लड़का उस शक्तिवर्धक गोली जो चाचा दिया था उसको खाता है, उसको खाते ही इस तरह से तबीयत बिगड़ती है, इस तरह से वो तरफ तरफ करके उसकी मौत हो जाती है कि लोग जो कोई भी इस घटना को, इस कहानी, इस किस्से को सुन रहे थे, वो सबको हैरान होते हैं, परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच की जाती है। जांच करने के बाद पता चलता है कि ऐसी एक नहीं बल्कि एक है कि अब तक 5 लोगों की इसी तरह से मौत हो चुकी है। और जब इस घटनाक्रम की खुलासे के बाद न केवल एक भारत के भीतर बल्कि एक है कि कनाडा के भीतर भी हंगामा मच जाता है। उसके बाद कई सारी किताबें लिखी जाती है, कई फिल्में भी बनती है, और ये घटनाक्रम, अगर इसको सबसे चर्चित घटनाओं में से एक घटना अगर कहा जाए तो शायद ये बात गलत नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी छपरतक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, सच्ची घटना की शुरुआत होती है इंडिया के प्रांत पंजाब से। बात कर रहा हूं साल 1993 की। 22 वर्ष का एक युवक होता है जिसका नाम रंजीत सिंह होता है। उसकी नई नई शादी होता है, लखविंदर नाम की एक महिला से शादी होती है। शादी के बाद जिंदगी ठीक ठाक बीत रही थी। एक दिन अचानक से उसके सामने एक जेंटलमैन व्यक्ति मिलता है। वो सूट बूट पहना हुआ था, देखने में काफी अच्छा होता है, हैंडसम होता है। और रंजीत ने उस जेंटलमैन को देखते ही उसके जस्ट डबल उम्र का उसके व्यक्ति होता है, करीब करीब उस जेंटलमैन की उम्र करीब करीब 45-47 साल की होता है। उससे बातचीत करते हुए पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो? तो वो कहता है कि मैं कनाडा रहता हूँ, वहां पर बिजनेस व्यापार करता हूँ। रंजीत अपने उस नए दोस्त के पास जब जाता है, जब जाकर के बातचीत करता है, कहता है कि सर आप मुझे भी कनाडा ले चलो, मैं भी विदेश जाना चाहता हूँ, कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ। जब रंजीत ने बार बार उस व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति का नाम होता है सुखविंदर सिंह ढिल्लो, उससे बार बार वो कहता है कि वो फिर ढिल्लो तैयार हो जाते हैं, कहते तुम घबराओ मत, परेशान मत, तुम अपना और बीवी का पासपोर्ट तैयार करो, फिर से कनाडा आ जाओ। पासपोर्ट तैयार की जाती है। 1993 के भीतर रंजीत अपनी पत्नी लखिंदर को लेकर के कनाडा पहुंच जाता है। दरअसल सुखविंदर सिंह ढिल्लो जो काम करता था वो डीलरशिप का काम करता था, पुरानी गाड़ियों को खरीदा करता था और पुरानी गाड़ियों को फिर से डेंटिंग वेंटिंग करके उसका सेल कर देता था। ये काम बहुत अच्छा चल रहा था। इसी काम में रंजीत सिंह से कुछ पैसा लेकर के उसको वो अपने धंधा में पार्टनर बना लेता है। और रंजीत सिंह पार्टनर बनने के बाद पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ वो मेहनत करता है, तो ये बिजनेस फलने फूलने लगता है। दोनों की दोस्ती अच्छी हो जाती है। रंजीत सुखविंदर सिंह को प्यार से चाचा कहता था। जब चाचा कह करके बुलाता था तो इनकी आपस में जो बॉन्डिंग होती है बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। एक दूसरे के साथ रहना, खाना पीना सब कुछ शुरू कर देते। तभी एक दिन सुखविंदर सिंह ढिल्लो ने एक आइडिया दिया रंजीत को कि अगर हम दोनों अपना अपना इंश्योरेंस कराए, बीमा कराए, तो फिर कैसा होगा। जब इस तरह की बात कही जाती है तो कहता है कि मुझे तो कोई ऐतराज नहीं, और वैसे इन बीमे के बारे में मुझे कोई जानकारी तो है नहीं। सुखविंदर सिंह ढिल्लो ने कहा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, सारा काम मैं खुद कर दूंगा। बस करीब करीब $2 लाख का जो है इंश्योरेंस बीमा करवाते हैं। यदि हमें कुछ हो जाता है तो सारे के सारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, अगर तुमको कुछ हो जाता है तो सारे के सारे पैसे मुझे मिल जाएंगे। यानी ये कह कि दोनों ने एक दूसरे को नॉमिनी बना दिया था, और ये जो पूरा काम था ये आराम से चल रहा था। लेकिन कई दिनों से लड़का जो होता है रंजीत, वो काफी परेशान होता है, काफी बुझा बुझा, काफी उदास रहता है। सुखविंदर सिंह ढिल्लो ने पूछा तुम इतना उदास क्यों रहते हैं, क्या बात है? तुम्हारे पास पैसा, धन दौलत सब कुछ है, तुम्हारे पास अच्छी खासी जिंदगी तुम जी रहे हो, सब कुछ सुख सुविधा है, खूबसूरत बेबी है, लेकिन तुम इतना परेशान, इतना उदास हमेशा क्यों रहते हो? तब रंजीत ने अपने मुंह बोले चाचा सुखविंदर से कहा कि चाचा मुझे समस्या ये है कि शादी मेरी जरूर हो गई, लेकिन मेरे अंदर नपुंसकता के लक्षण बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं अपने बीवी को खुश नहीं कर पाता हूँ। करूँ तो फिर क्या करूँ? इस समस्या के बारे में किसी को भी बता भी तो नहीं सकता। जैसे इस तरह की बात सुखविंदर सिंह ढिल्लो ने रंजीत की ये बात सुनी तो सुखविंदर सिंह ढिल्लो ने कहा तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक गोली है, उसको खाना, उसको खाने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। 22 जून 1996 को उसने अपने पति
पत्नी के साथ जब वो उसके पास जाता है, उससे बातचीत कर रहा था रंजीत, और उसकी बातचीत के दौरान कहा कि एक गोली है, एक गोली चमत्कार कर देगा आज। दरअसल ये चाचा ने दिया। अब गोली को रंजीत खाता है, गोली खाने के बाद उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। उसके जो दांत थे, कभी दांत खींचता है, कभी बोलने की स्थिति में नहीं रहता, तो कभी मतलब कभी टेढ़ा हो जाता है हट करके, कभी जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, कभी उसके पेट में काफी जोर से हवा भरती है, कभी उसका पेट अंदर पिचकता है। मतलब तरह तरह के लक्षण आ रहे थे, वो समझ ही नहीं पाता आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। वो तड़पने लगता है, वो कर्राने लगता है, इतना तड़पता है, इतना कर्राता है कि जो उसकी बीबी, जो पास में लखविंदर बीबी होती है रंजीत की, वो देख करके खुद हैरान होती है, परेशान होती है, जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, और उसके शरीर के उस ऐठन को लेकर के इतना ज्यादा घबराती है, परेशान हो जाती है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे, क्योंकि उस गोली के बारे में किसी को बता भी तो नहीं सकती थी कि आखिरकार उसकी पति ने उसके साथ दैहिक संबंध बनाने के लिए कुछ इस तरह के शक्तिवर्धक गोली खाया है। वो चुपचाप रहती है। जब शोर मचता है तो आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उस रंजीत को अस्पताल लेके जाते हैं। जब अस्पताल में उसको भर्ती कराया जाता है रंजीत को, तो उस रंजीत की स्थिति ठीक वैसी की वैसी होती है। काफी जोर जोर से चीखना चिल्लाना, या उसके सर हाथ टेढ़ा होना, किसी को जैसे मिर्गी के दौरे आते उस तरह से होना, या पेट फूल जाना, एकदम से सटक जाना, मतलब इस तरह से अजीब अजीब हरकतें होती थी बॉडी के अंदर। तमाम तरह के लक्षण मिनट दर मिनट आते थे। तो इस तरह से सारा चीज हो रहा था। तो मतलब कभी कभी पत्थर की तरह मजबूत और सख्त हो गया, ऐसा हो जाता था। तो जो डॉक्टर नर्स जो भी वहां पे मौजूद होते हैं, सबके सब परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये कैसी मौत है। और रंजीत मर जाता है। जब रंजीत के डेथ के बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है, पोस्टमार्टम कराने के बाद सामान्य मौत आती है। पोस्टमार्टम के अंदर सस्पिशियस जरूर होता है कि ऐसा कुछ तो है जो इसके साथ हुआ है, लेकिन मौत का असली कारण जो था वो स्पष्ट नहीं हो पाया था। उसका मतलब कहीं ना कहीं उसका तमाम तरह की चीजें को रख लिया गया था कि अगर भविष्य में जरूरत पड़ेगा तो इसकी जांच करा ली जाएगी। वक्त बीतने लगता है। पत्नी अपने पति की, रंजीत की मौत को लेकर के परेशान थी। 2-3 साल पहले तो शादी हुई थी, अचानक से पति का मौत, इंडिया से कनाडा गई थी कुछ काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, पति के साथ एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। पति रंजीत मर चुका था। ऐसी स्थिति में उसके पास कोई सहारा नहीं था। उसको वापस कनाडा से इंडिया लौट के आना था, लेकिन उसको नहीं जानते थे कि उसके पति का करीब करीब $2 लाख का इंश्योरेंस भी है। तभी उसके घर में एक कैनेडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एक अधिकारी आता है जिसका नाम क्लिफ्टन एलियट करके होता है। क्लिफ्टन एलियट उनके पास पहुंचता है, रंजीत की पत्नी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई। जब वो बार बार उससे पूछा जाता है तो वो कहानी बताती है जैसे उसने तरफ तरफ करके ऐठन आया था शरीर में जब उसकी मौत हुई थी। जब असली बात आती है कि आखिरकार उसने क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। $2 लाख जो देने थे इंश्योरेंस कंपनी को, उसमें नॉमिनी का जो नाम देते हैं, नॉमिनी का नाम होता है सुखविंदर सिंह ढिल्लो। जब ये बात उसकी पत्नी को पता चलता है तो उसको काफी आश्चर्य होता है। पत्नी कहती है कि मेरे रहते हुए $2 लाख का इंश्योरेंस, उसको कोई जानकारी नहीं। और एक गोली दरअसल दी थी शक्तिवर्धक गोली के नाम से, और ढिल्लो नहीं, सुखविंदर सिंह ढिल्लो ने गोली दी थी। और जैसे सुखविंदर सिंह ढिल्लो का नाम लिया जाता है उसके बाद बात वहां से जो एड्रेस लिया जाता है सुखविंदर सिंह ढिल्लो का, उस एड्रेस पे पहुंचा जाता है। जो अधिकारी होता है इंश्योरेंस कंपनी का जिसका नाम क्रिस्टियन एलियट होता है, वो सीधा वहां पहुंचता है। जाकर के जब सुखविंदर सिंह को देखता है, देख करके उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति को तो कुछ दिन पहले ही उसने देखा था, यानी 1 साल 4 महीने 19 दिन पहले हो इसी घर के भीतर आया था। और उस घर के भीतर आने के बाद करीब करीब $3 लाख का इंश्योरेंस का जो फायदा था वो इसी व्यक्ति को, सुखविंदर सिंह ढिल्लो को देके गया था। उस व्यक्ति को बार बार देखता है। अभी 1 साल पहले उसने $3 लाख का फायदा उसको हुआ है, अब वो $2 लाख का फिर चेक देने के लिए वो आया था। तो आखिरकार इस एक ही व्यक्ति को ये 2 बार ऐसी क्या बात हुई है, तभी जाकर के वो थोड़ा संदेह का घेरे में ही आता है। और अधिकारी जो क्लिफ्टन एलियट जो होता है वो कनाडा पुलिस के पास जाता है और जाकर के कहता है कि साहब हो ना कुछ इसमें गड़बड़ जरूर लगती है, आपको सुखविंदर सिंह ढिल्लो के बारे में जांच करनी चाहिए। पूरी कहानी उसको बताई जाती है कि किस तरीके से एक रंजीत नाम की व्यक्ति की तरफ की मौत होती है, उसको एक गोली दी गई थी, उस गोली को खाने के बाद। लेकिन सवाल है 1 साल पहले जब यहाँ पर वो पैसे देने के लिए आया था, तब पैसे देने के लिए आने के बाद उसको ये पता चलता है कि इसकी पत्नी की भी ठीक वैसी ही मौत हुई थी जैसे इसके साथ पार्टनर जो होता है रंजीत सिंह की मौत होती है।
अब पुलिस इस मामले को काफी गंभीरता से लेती है। डिटेक्टिव तैयार कर दिए जाते हैं, पूर्वारण करोल करके नाम होता है, उनको कहा जाता है इस मामले की तफ्तीश करने के लिए। अब उस अधिकारी ने अपने हिसाब से जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया, साथ ही कनाडा पुलिस होती है, एक दो जांच एजेंसियां भी इसके अंदर शामिल कर ली जाती है। दरअसल 5 मई 1969 को जो पंजाब, जो भारत का एक राज्य है, उसी का जिला पड़ता है एक लुधियाना, पंजाब के लुधियाना का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम फारूक था, उसकी पत्नी गोविंद ढिल्लो होता है। दरअसल इनको 3 बेटे पैदा होते हैं, 3 बच्चे होते हैं। एक बेटे का नाम सुखवीर रखा जाता है, दूसरे का दर्शन रखा जाता है और तीसरे का नाम सुखविंदर सिंह ढिल्लो रखा जाता है। तीसरे बेटे का नाम सुखविंदर सिंह ढिल्लो शुरू से ही थोड़ा तेज तर्रार होता है, चरफर होता है, इसीलिए उसका नाम, उसको लोग जोधा भी प्यार से कहते थे, यानी ये कह कि युद्ध लड़ने वाला। उसके पिता ऐसा बुलाया करते थे, लेकिन पिता की बचपन में जब 5 वर्ष की उम्र का था तो मौत हो जाती है, माँ के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। भाई जब थोड़े बड़े होते हैं तो उन्होंने भाई रुख कर लिया था अपना कनाडा के तरफ। भाई कनाडा के अंदर जाकर के अपना काम धाम करने लगते हैं। जो छोटा भाई यानी सुखविंदर सिंह ढिल्लो जो था, वो सुखवीर की तरह बनना चाहता था, उसी की तरह वो अच्छे कपड़ा पहनना चाहता, अच्छे शहर में रहना चाहता। वो अपनी माँ को कहता कि मैं बड़े भाई के साथ कनाडा जाना चाहता हूँ। माँ कहता है तुम्हें अगर कोई दिक्कत ना हो तो तुम वहां भेज दो। माँ कहती है कि तू कोई दिक्कत नहीं, मुझे वहां भेज। साल 1981 में आखिरकार सुखविंदर सिंह ढिल्लो कनाडा पहुंच जाता है। ओरेंटारियो एक प्लांट होता है, वहां पर से हैमिल्टन एक जगह पड़ता है कनाडा के भीतर, वहां जाता है सुखविंदर सिंह, वहां जाके रहने लगता है। अलग अलग कंपनियों में नौकरी करता है, काम करता है। चाहे कंपनी में नौकरी करता था तो वहां से इतने सारे पैसे नहीं मिल पाते थे जिससे कि उसका बहुत अच्छा शौक से अच्छे सब कुछ हो पाए उसका पूर्ति। तभी दिमाग में आता है कि उन्होंने पुरानी गाड़ी को खरीदे, उसको बेचे। इस तरह से पुरानी गाड़ी खरीदता, उसको डेंटिंग पेंटिंग करके बेचता। इस तरीके से उसका व्यापार धंधा बहुत अच्छे तरीके से चलने लगता है। इसी बीच में पता चलता है कि अगर 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो जाती है तो उसको इंश्योरेंस का फायदा दिया जा सकता है। और यहाँ पर इसने एक जालसाजी करना, वो खेल करना शुरू कर दिया। आखिरकार बीमे के लाभ कैसे लिया जाता है, गाड़ियों के आपस में टक्कर करवाना होता था उसको, और वहां से जो पैसे वैसे मिल जाया करता था बीमा कंपनी से। तभी व्यापार तो उसका ठीक ठाक चलता ही है और इस तरीके से वो इंश्योरेंस का फायदा लेने लगता है। साल 1981 में कनाडा पहुंचता है सुखविंदर सिंह ढिल्लो और 1983 में वापस पंजाब आता है। पंजाब के लुधियाना शहर का रहने वाला होता है। वहां जाकर के एक लड़की होती है प्रवेश कौर, उसके पिता हरदेव ग्रेवाल करके होते हैं। वो अपनी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम करने वाला था, पहनने ओढ़ने का बहुत अच्छा सलीका रखता था, साथ ही विदेश के भीतर कनाडा के भीतर बेटी जाएगी, अच्छा कमाएगी, अच्छा खाएगी, अच्छी जिंदगी जिए, क्यों ना बेटी की शादी इस लड़के से करा दी जाए, कनाडा में रहेगी। जब इस व्यक्ति सुखविंदर सिंह ढिल्लो से शादी की बात होती है तो सीधे सीधे मांग करता है दहेज की। उसको कहता है उसको अच्छा खासा दहेज मिलेगा तो वो शादी करने के लिए उस लड़की से तैयार है। उस लड़की के पिता जो हरदेव सिंह ग्रेवाल होते हैं वो कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, दहेज देंगे। प्रवेश कौर से वो सुखविंदर सिंह ढिल्लो की शादी हो जाती है, बहुत सारा पैसा दिया जाता है, दहेज दिया जाता है। पत्नी को लेकर के वो कनाडा पहुंचता है। कनाडा जब पहुंचता है तो कुछ दिन तक तो रिश्ता ठीक ठाक चलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो अपनी पत्नी को बेवजह मारना पीटना शुरू कर दिया था। वो पत्नी जब रोज रोज पीटती थी, वो समझ ही नहीं पाती है कि पिता ने इतनी मेहनत से इतने पैसे देके शादी किया, अगर पिता से शादी शिकायत करती है, भाई से शिकायत करती है तो ऐसा ना हो कि उसको दिक्कत हो, तकलीफ हो। इसलिए उसने अपने आप को बांटने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए, वो अपने वक्त को बांटने के लिए उसने अलग अलग जगहों पर काम करना शुरू कर दिया। कभी वो किसी जूता फैक्ट्री में काम करती थी, कभी मशरूम की खेती में हिस्सेदारी करती थी, कभी किसी कपड़े की फैक्ट्री में काम करती है। इस तरीके से उसका वक्त बीत रहा था। 26 जुलाई 1985 को पहली एक बेटी पैदा होता है। उस बेटी का नाम होता है हरप्रीत और उसी हरप्रीत के साथ वो खुश रहती है। लेकिन हरप्रीत के पैदा होने के बावजूद भी सुखविंदर सिंह ढिल्लो जो था, जिसको पैसे की लालच हो जाता, चस्का हो जाता, उसकी बीवी जो बाहर काम करती थी उससे पैसा होता था, वो छोटी सी बच्ची की होने के बावजूद भी अपनी पत्नी से बाहर भेज करके उससे काम करवाया करता था, उससे मेहनत मजदूरी करवाया करता था। पत्नी की मजबूरी होती, आखिरकार वो चली जाती है, उसको समय जो काटना था। वक्त धीरे धीरे आगे बीता। साल 1988 में वो फिर से प्रेग्नेंट होती है, उसको एक और बेटी पैदा हो जाती है और इस बेटी का नाम रखा जाता है अमन। बेटी का नाम अमन रखा जाता है। 2 बेटियां पैदा हो जाती है सुखविंदर सिंह का। अब वो चाहता था कि अगला जो बच्चा हो बेटा पैदा होना चाहिए, बेटी पैदा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और साल 1991 के अंदर वो फिर से प्रेग्नेंट होती है। जब वो प्रेग्नेंट होती है तब वो अपनी पत्नी को, सुखविंदर सिंह ढिल्लो जो होता है यानी प्रवेश को लेकर के सीधा पहुंच जाता है इंडिया। और इंडिया आने के बाद, भारत आने के बाद उसके गर्भ की जांच करवाई जाती है। जब उसका गर्भ का जांच होता है तो पता चलता है उसका जो तीसरा जो बच्चा है जो पेट में पल रहा है, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था, जो गर्भवती
थी वो भी लड़की है। और ये बात देखते हुए सुखविंदर सिंह ढिल्लों वो अपने पत्नी का अबॉर्शन करवा देता है, उस बच्चे को खलास करवा देता है ताकि वो बच्चे पैदा ना हो। उसके बाद फिर से वापस वो कनाडा चला जाता है। इस बात को लेकर के उसकी पत्नी कोई विरोध भी नहीं कर पाती। कभी कभी अपनी पत्नी को बेवजह मारता पीटता था, परेशान करता था। 2 बेटी हो ही जाती है, हरप्रीत और अमन, लेकिन उस परिवार से, उस बच्चे से खुश नहीं था। एक दिन 30 जनवरी 1995 की बात होती है, पत्नी की अचानक से तबीयत काफी बिगड़ जाती है। घर पे उस वक्त दोनों बेटी होती है। जैसे पत्नी की तबीयत खराब हो रही थी तो पत्नी का कभी पेट एकदम से चढ़ जाया करता, तो कभी पिचक जाया करता था, कभी शरीर में ऐठन होती थी, कभी शरीर सख्त पत्थर की तरह हो जाती थी, कभी हाथ सीधे हो जाती थी, तो कभी एकदम से कहते हैं ना कि सर मुंह ऐठ जाता था, दांत इधर उधर हो। मतलब जब माँ तड़पती है, चीखती है, चिल्लाती है, तो दोनों बेटियां जो होती है, एक अमन और एक जो और बेटी होती है, एक बेटी 7 साल, एक बेटी 9 साल की, वो समझ ही नहीं पाती आखिरकार करे तो क्या करे। घर से भाग करके बाहर जाती है, जोड़ी से चीखती चिल्लाती है। आसपास के जो घर के आसपास जो जानकार लोग रहते हैं वो दौड़ करके उस घर के अंदर आते हैं। तभी पड़ोसी ने इस महिला को, प्रवेश कौर को, अपने गाड़ी के अंदर बैठा करके, लेटा करके उसको अस्पताल जब लेकर के जा रहे थे तो पता चलता है कि उसकी जो टांगे थी वो बिल्कुल सीधी हो जाया करती थी, जिसकी वजह से लोग परेशान थे कि आखिर करे तो करे क्या। तो दोनों टांगों को बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाता है और जिस तरीके से एक डंडा होता है जो पूरा सीधा, उस तरीके से उस गाड़ी के भीतर सीधी थी। उसके बाद उसको अस्पताल के अंदर पहुंचाया जाता है। अस्पताल के अंदर जब सुखविंदर सिंह की पत्नी को जो ले जाया जाता था, नर्स डॉक्टर देख करके हैरान थी उसको देख करके कि उसने अपने जीवन में कभी इस तरह से कोई केस नहीं देखा। ये एक महिला होती है जो बीमार होती है, परेशान होती है, उसके शरीर में अजीब अजीब तरह की ऐठन होती है, वो बिल्कुल एक तरह लकड़ी की तरह सीधी होती है, तो कभी कभी वो टेढ़ी हो जाती है, कभी ऐठन होता है, कभी मतलब कुछ और अलग अलग तरीके से मिनट दर मिनट होता है, पत्थर की तरह कभी कभी सख्त हो जाया करती है। आखिरकार डॉक्टर भी लोग भी परेशान होते हैं। 4 दिन बाद 3 फरवरी 1995 को सुबह 10-10 बजे के आसपास प्रवेश कौर की मौत हो जाती है। जैसे मौत हो जाती है प्रवेश कौर की, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होता है। डॉक्टर इस बात को पता लगाना चाहते थे आखिर इसके मौत की वजह क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। मौत की वजह का कुछ पता नहीं चल पाता और इसी तरह से जो है जो एक पोस्टमार्टम के अंदर जो कोई खास ऐसी वजह नहीं होती है, नेचुरल डेथ बताई जाती है, लेकिन सस्पिशियस जरूर होता है, संदेह के घेरे में जरूर होता है। डॉक्टर इसके बारे में कुछ बता नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन उसके जो तमाम सारे जो चीज होते हैं उसको प्रिजर्व कर लिया गया। तो भविष्य में अगर इसकी बॉडी की जांच करना पड़ेगा तो जांच का ऐसा डॉक्टर लोग रख लेते हैं, कर लेते हैं। एक तरफ रंजीत की मौत होती है, एक साल 4 महीने कुछ दिन पहले जो इसकी पत्नी प्रवेश की मौत हो जाती है, सुखविंदर सिंह ढिल्लों की। डॉक्टर लोग इस मामले की जांच कर ही रहे थे, जांच हो ही रही थी। आखिरकार टीम की जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो टीम भारत आती है ये देखने के लिए कि आखिरकार इस सुखविंदर सिंह ढिल्लों इस व्यक्ति के बारे में पता करने के लिए 17-18 महीने में लगातार वो इंडिया का लगातार चक्कर काटता था। आखिरकार वो इंडिया क्यों आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था। जब वो इंडिया आते हैं तो इंडिया के पुलिस से संपर्क किया जाता है। पुलिस से संपर्क करने के बाद पता चलता है कि प्रवेश की जो मौत होती है, प्रवेश कौर की मौत के ठीक 9 सप्ताह बाद इस व्यक्ति ने, सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने दूसरी शादी कर लिया था। जालंधर के एक पंचग्रेन नाम का एक जगह होती है, वहां के से एक महिला होती है जिसका नाम सरबजीत से शादी होती है। सरबजीत शादी करने के बाद सुखविंदर सिंह ढिल्लों उसको कहता है कि वो वापस कनाडा जा रहे हैं, लेकिन वो कनाडा नहीं जाता बल्कि वो कपूरथला के एक खुशविंदर सिंह नाम महिला से शादी कर लेती है। दोनों शादी करने की एक ही कारण होती है कि बहुत सारा दहेज उसको जो इकट्ठा करना था, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना था, कभी इंडिया कभी कनाडा। इस तरह से उसका लगातार 18 महीने में कई चक्कर लग जाता है, वो 2 शादी कर लेता है। इसी बीच मौका पाते एक और शादी करता है सुखविंदर सिंह कौर गिरेवाल नाम की एक और महिला से। यानी ये कहे कि अपनी पत्नी के 9 सप्ताह के देहांत के बाद, 9 सप्ताह मौत के अभी हुए ही थे, वो इंडिया आता है। भारत आकर के अलग अलग जगह पे 3 शादियां करता है। 3 शादी करने के बाद सपना ये दिखाता था कि तुम्हारी बेटी कनाडा के भीतर रहेगी, बहुत ज्यादा खुश रहेगी, ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी। इसके बदले में अच्छा खासा नगद लेता था, कैश लेता था, दहेज लेता था। तो उस समय में पैसा चाहिए था, उसको सामान की कोई जरूरत तो था नहीं, वो पैसा लेता था। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो उसमें पता चलता है कि उसकी दूसरी पत्नी थी, यानी जो सेकंड पत्नी होती है उसकी, जिसका नाम सरबजीत होता है, उसका 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। एक बच्चे का नाम गुरमीत रखा जाता है, दूसरे बच्चे का नाम रखा जाता है गुरविंदर।
अब इनकी पैदा होने के ठीक 12 दिन के बाद इनकी डेथ हो जाती है। जब इनकी माँ से पूछा जाता है कि इसकी मौत के पीछे का क्या कारण था, कैसे मौत हुई थी, तो ये कहते हैं कि बच्चों के भीतर अजीब अजीब सी ऐठन सी पैदा होती है और उनकी हालत कुछ अजीब सी हो जाती है। जैसे 2 मौत पहले हो चुकी है, इसकी पहली पत्नी की, उसके जो बिजनेस पार्टनर रंजीत होता है उसकी, इन बच्चों को ठीक उसी तरीके से मौत हो जाती है। पुलिस ने इसका और भी जांच पड़ताल करना शुरू किया, तीसरी शादी के बारे में पता किया, सुखविंदर सिंह के बारे में जब पता किया तो पता चलता है कि उसकी भी तो मौत हो चुकी है। और उसकी मौत हुई, जब उसके बारे में पता किया जाता है आसपास के लोगों से, तो वो कहते हैं कि अजीब अजीब से उसके शरीर के भीतर हलचल होती है, अजीब अजीब हरकत होती है, ऐठन आती है। ये समझ ही नहीं पाता है कोई कि आखिरकार उसको हुआ क्या। जब उसकी डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, तो परिवार वालों ने उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया था, रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करवा देते हैं। और तीसरी पत्नी के बारे में पता चलता है कि तीसरी पत्नी जो होती है उसकी ठीक ठाक थी, बहुत अच्छी थी, उसको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इसी तरीके से उसको भी 17 महीने में 5 मौतों का हो जाना अपने आप में कई तरह का सवाल उठा रहा था। पुलिस वाले जो कनाडा से इंडिया आए थे उन्होंने पूछा बच्चों के बारे में कि बच्चे कहाँ, क्योंकि बच्चों का अंतिम संस्कार नहीं होता, उनको दबा दिया जाता है। और जिस स्थान के ऊपर उस बच्चों को दबाया गया था उस स्थान से उनकी डेड बॉडी को बाहर निकलवाया जाता है। निकलवाने के बाद वो दोनों जो बच्चे होते हैं वो टोरंटो फॉरेंसिक विज्ञान के अंदर, उसके साइंस के अंदर उसकी लाश को लेके जाया जाता है। और पहली जो 2 डेथ हुई थी, जो मौत हुई थी कनाडा के भीतर, उनकी जो सारी रिपोर्ट थी, इनकी सारी जांच जब होती है तो पता चलता है एक जैसी जहर की मात्रा होती है। उस जहर के बारे में जब पता करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि एक पेड़ होता है, कोई एक प्लांट होता है, एक प्लांट के जो बीज होती है उन बीजों से तैयार किया गया, उसने एक मिश्रण बनाया था, एक गोलियां बना रखा था। उसने अपने पार्टनर को तो उसका नाम दे दिया था कि शक्तिवर्धक गोली है, ये खाने से तुम्हारी शरीर की जो कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। लेकिन पत्नी को, जब उसकी पत्नी बीमार हो जाती है तो पत्नी को बीमारी का बहाना दे करके इसी तरीके से उसने जो दूसरी जो उसकी बीवी होती है उसके बच्चों को, जो जुड़वा बच्चों को जो उसने गोलियां दी थी, तो वो अपनी पत्नी से कहा था कि नहीं ये बच्चे को दे देना और जल्दी से बच्चे ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से उसने किसी न किसी बहाने से उन सभी लोगों को गोलियां खिला देता है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार करती है। लेकिन अफसोस करने की बात यह होती है कि इंडिया के भीतर जो 2 जुड़वा बच्चे और उनकी पत्नी की जो मौत होती है, इस मामले को कनाडा के भीतर नहीं चलाया गया था, नहीं शायद इंडिया में इस मामले की सुनवाई होती है, नहीं वो मामला इंडिया में चलाया गया था, न किसी थाने के अंदर एफआईआर हुई थी। लेकिन कनाडा के भीतर जो 2 उसके पार्टनर की पहली पत्नी परवेश की जो डेथ हुई थी, उसको गोली खिलाने के बाद जो उसकी हत्या की जाती है, जो किसी पेड़ के बीज होती है उनको गोली के रूप में तैयार करके उसको खिलाया गया था, उसी की जो वर्कशॉप होता है 100 का, तो उसको साल 1997 में उसको गिरफ्तार किया जाता है, उस पर केस चलता है। 1 अगस्त 2001 में आजीवन कारावास को उसको सजा दी जाती है। उसमें बताया जाता है कि 25 साल तक ये व्यक्ति सलाखों के पीछे ही रहेगा और 25 साल तक वो अपनी जिंदगी को गुजारता है, काटने लगता है। लेकिन एक दिन ये पता चलता है कि ओरेंटियो के एक अस्पताल के भीतर 16 नवंबर 2013 को उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। अलग अलग लोग अलग तरह की बातें बताते हैं। कुछ लोग का कहना ये होता है कि उसको कैंसर हो गया था, कुछ लोग का कहना था कि उसको अचानक से कोई ऐसी दिक्कत, कोई परेशानी हुई थी जिससे उसकी डेथ हो जाती है। फिर इस पूरे मामले के भीतर जो डिटेक्टिव की रिपोर्ट होती है, अखबार के अंदर प्रकाशित होती है, जो फॉरेंसिक जांच होती है, वो तमाम सारे रिपोर्ट, साथ ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है, डॉक्टर से जो पूरी कहानी जो हम लोगों के सामने आती है, उसी के बीच एक तैयार किया जाता है किताब। वो किताब काफी मशहूर होता है, वो किताब को बताया जाता है, बहुत अच्छा पॉपुलर होता है। साथ ही साल 2003 के अंदर उसी कहानी पे एक फिल्म बनती है, उसके बाद कई और फिल्में बनाई जाती है। तो ये मामला न केवल भारत के भीतर बल्कि कनाडा के भीतर भी बहुत ज्यादा पॉपुलर मामला था कि एक व्यक्ति ने कैसे अपनी पत्नी, अपने बिजनेस पार्टनर, अपने बच्चे, इनसे फायदा लेने के लिए, इनसे इंश्योरेंस के फायदा लेने के लिए इनसे $3 लाख, $2 लाख से इस तरीके से 1-2 ने बल्कि 5 हत्याएं की थी। जब बच्चों की हत्या के बारे में उनसे पूछा जाता था तो उन्होंने कहा था कि अपने जीवन में कोई ऐसा झमेला ही नहीं पालना चाहता था, इसलिए वो केवल शादी ही कर रहा था। पैसों के लिए वो अचानक से बच्चे पैदा होते हैं और उन बच्चों को अपने साथ में वो रखना चाहता था, इसलिए इस तरह के घटनाक्रम को वो अंजाम देता है। तो पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे, आपको बताना है, आपको जताना है कि बुरा काम का बुरा नतीजा ही होता है। और ठीक वैसे भी उसने, सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने बुरा किया था, उसकी मौत हो जाती है, ऐसे ही तरफ तरफ करके उसकी मौत होती है, ऐसा बताया जाता है। एक बात और आपको बता दें कि कभी भी किसी भी कोई भी कुछ दे तो उसको कहीं ना कहीं जांच पड़ताल करके उसको लेना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए। ऐसे ही बेधड़क उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी के दौर में कौन आपका अपना है, कौन पराया है, इस बात को फर्क करने में कहीं ना कहीं हर कोई चूक जाते हैं। तो
इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।